हेलो, गुड इवनिंग। हाय दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस। तो आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आप आज का जो टॉपिक होगा न्यूटन का गति का जो नियम होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है उसको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब ये समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूट्यूब से जितने रिलेटिव वीडियो हैं, जितने अपलोड किए जाते हैं, सारे वीडियो आपको मिलते रहें और स्टेप बाय स्टेप आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नियम कैसा है और एक बार में मतलब देख करके हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। सबसे आसान ट्रिक से हम बताएंगे और सबसे आसान ट्रिक से समझेंगे, ताकि एक बार देखने के बाद हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एक बार दिमाग में सेट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूटन के जो गति का जो नियम था वो कितने प्रकार के थे। तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं और हम सब कोई जानता है कि न्यूटन के 3 नियम थे, और तीनों नियम क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग को जानना है। और इसमें हम लोग वही चीज़ जानेंगे जो हमको सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जाइए इसमें हम जानते हैं न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम कौन कौन थे। तो प्रथम नियम क्या था, इसमें देखिए प्रथम और द्वितीय और तृतीय नियम था, जिसे हम मतलब कि जानते हैं। तो न्यूटन का जो गति है भौतिक विज्ञान के आधार पर इसको बनाया गया था 1887 में। इसको मतलब कि बनाया गया था, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया था, इसको देखा गया था 1887 में। ठीक है ना। इसके ऊपर करने के बाद न्यूटन ने इसके नाम से जाना गया था, क्योंकि इन्होंने ही अपने बुक में इसका नाम, तीनों नियमों का नाम प्रसारित किए थे, इसीलिए इनका नाम मतलब न्यूटन के नाम से ही पड़ गया था। तो प्रथम नियम में उन्होंने क्या दिखाया था कि प्रथम नियम, देखिए उसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसे समझिए। प्रथम नियम का जो परिभाषा होता है क्या होता है, उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इन जो प्रथम नियम है उनके प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं, जिससे जड़त्व का नियम भी। अब जड़त्व क्या होता है इसके भी मैं बताऊंगा कि जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं ये भी बताएंगे। देखिए, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगता है। इसमें दो बातें हैं, दोनों को समझिएगा। प्रत्येक पिंड, कोई भी पिंड, यहाँ पर हमने एक पिंड बना दिया, ठीक है ना, ये भी एक पिंड है। तो प्रत्येक पिंड, एक को हमने मान लिया, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में है, यानी विरामावस्था में है। ठीक है ना, क्या है, विरामावस्था में। उसके बाद कह रहा है अथवा सरल रेखा एक समान गति अवस्था में रहता है। सरल रेखा भी क्या करता है, इस सरल रेखा पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो एक समान गति करता होगा। ठीक है ना, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। अब इसमें बाहर का मतलब इधर से कोई बल ना लगे, या इधर से भी कोई बल ना लगे, या इधर से कोई बल ना लगे, तब तक वो अपने ही स्थान पे गति करता रहेगा। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे समझेंगे ताकि एक बार में समझ में आ जाएगा। ये सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी, बस एग्जाम्पल देखिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो पहले कोई एक प्रत्येक पिंड है, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जैसे मान लें कि चलती हुई गाड़ी में, ठीक है ना, चलती हुई बस में बैठे हुए व्यक्ति आप लोग देखेंगे। इसमें दो प्रक्रियाएं होती है। पहला प्रक्रिया होता है, एक क्या होता है, गति जड़त्व नियम होता है, ठीक है ना, और एक होता है विरामावस्था जड़त्व नियम होता है। ठीक है ना, जड़त्व नियम एक गति का होता है और एक क्या होता है, विरामावस्था का होता है। अब यहाँ पर समझना ये है कि कभी कभी आप लोग जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, ये इस प्रथम नियम के बारे में बता रहा हूँ, जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो जब जाते हैं तो देखिएगा, मान लीजिए कि आप जाते हैं तो बस आप आकर रुकती है, तो बस में आप क्या करते हैं, बैठते हैं। तो जैसे आप बस में बैठते हैं तो बस चलना प्रारंभ करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें दो घटनाएं होती है। पहला, जब बस रुक जाता है तो उसका क्या, विरामावस्था है। ठीक है ना, यानी वो रुका हुआ है। जब रुका हुआ रहेगा तो विरामावस्था हो जाएगा। और जैसे वो चलता है, चलना प्रारंभ करता है, तो हम पीछे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं होती है, एक पीछे की तरफ झुकना और एक आगे की तरफ झुकना। तो जब विरामावस्था से जब बस खड़ी है और उसमें हम बैठे हैं, जब चलना प्रारंभ करती है तो हमें क्या करता है, पीछे की तरफ धक्का लगाती है। यानी कहने का मतलब क्या, इसमें दो लेयर होते हैं, यानी जो पहला निचला, मान लीजिए पहला और ये दूसरा, तो हम इस पर यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, तो जो निचला तल होता है ये चलने के लिए क्या है, तैयार है। इसका क्या होता है, यानी
ये गति करने के लिए, ये गति करने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है ना। ये गति करने के लिए तैयार है और ये विरामावस्था में, यानी इसका विरामावस्था में यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, विरामावस्था। ये विरामावस्था में, ऊपर वाला जो तल है ये विरामावस्था में है और जो नीचे वाला तल है ये चलना प्रारंभ कर देने, गति अवस्था में हो गया। तो जैसे वो बस खुलता है तो नीचे वाला जो तल होता है वो क्या करता है, आगे की तरफ खींचता है और पीछे वाला जो आधा से ऊपर जो भाग होता है वो पीछे की तरफ झुकता है, ठीक है ना। तो जो आधा शरीर हमारा ऊपर का भाग होता है पीछे की तरफ धक्का लगता है और जो नीचे वाला भाग होता है वो आगे की तरफ होता है, यानी कहने का मतलब वो चलना प्रारंभ करता है तो हमारा आधा भाग विरामावस्था में रहता है और आधा भाग गति की अवस्था में रहता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब यहीं पर एक और प्रक्रिया होती है, जब वही बस अब उसमें जब वो स्टार्ट हो गया और बैठे हैं, चलते चलते अचानक जब आगे जाती है तो कोई व्यक्ति फिर चढ़ने के लिए उसे हाथ देता है, तो हाथ देता है तो क्या होता है, बस फिर अचानक रुकती है। तो जब रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों में कंडीशन सेम है, बस खाली आपको थोड़ा सा समझना है। हमने पहले में क्या समझा था कि पहले में कि नीचे वाला जो तल है ये आगे की तरफ चलना प्रारंभ करता है तो हमारा आधा शरीर का भाग पीछे की तरफ झुकता है। और जब हम मतलब अचानक वो गाड़ी का ब्रेक लगता है तो उस समय क्या होता है कि ये वाला भाग आगे की तरफ होता है और ये वाला भाग पीछे की तरफ होता है, क्योंकि जो गति करता है वो क्या होता है, गति में है, लेकिन जब अचानक उसको रोका जाता है तो हमारा शरीर का आधा भाग क्या होता है, वो पीछे की तरफ हो जाता है, यानी जीरो यानी विरामावस्था में हो जाता है। और जो हमारा आधा भाग होता है, आधा से ऊपर का शरीर भाग होता है, वो गति में रहता है, तो इसीलिए क्या करता है, आगे की तरफ झुक जाता है। इन दोनों कंडीशन में दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस तो एक बात का हेर फेर है, आप लोग ध्यान देंगे तो इसको समझ लेंगे। बाकी इसका एग्जाम्पल यही है। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ लीजिए कि चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन, कोई भी एक एग्जाम्पल रख लीजिएगा कि उसमें जो प्रक्रियाएं होती है, एक बार गति की जड़त्व का नियम होता है और एक बार विरामावस्था का जड़त्व का नियम होता है। क्योंकि एक बार विरामावस्था में होते हैं हम और एक बार गतिज अवस्था में होते हैं। जो गतिज अवस्था हमने बताया कि जब चलती हुई गाड़ी रुकती है तो अचानक हम आगे तरफ झुकते हैं, आज जब विरामावस्था से गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं। ये दो प्रक्रिया यानी प्रथम नियम में आपको देखने को मिलेंगे और इस दो नियम को आप लोग पूरा सटीक इस रूप से लिखिएगा। ये रोज की गतिविधि में होने वाली प्रक्रिया है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। कभी भी आप जाइएगा बस में, कभी भी ट्रेन में जाएगा तो ये नियम आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसकी परिभाषा आपको कैसे याद होगा ये समझिए। प्रत्येक पिंड, कोई भी पिंड होगा, ठीक है ना, प्रत्येक पिंड 1 2 4 प्रत्येक पिंड, कोई भी पिंड होगा वो अपनी विरामावस्था में रह सकता है और नहीं तो सरल रेखा में गति करेगा। तो अब ये हम बताएं विरामावस्था में कितना खड़ा हो सकता है, नहीं तो गति करता रहेगा, तो किसी एक पथ में चलता ही रहेगा, ठीक है ना, तो सरल रेखा हो गया। और जब उसको बाहरी बल कोई लगाएगा तब जाकर क्या होता है, उसमें दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो जब उसमें हम क्या करेंगे, जब बाहरी बल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जब बाहरी बल लगाएंगे तो उसका दिशा परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए हमने हाथ दिया बस को रोकने के लिए, तो उसने रोका तो क्या, वहां पर रुक गया, विरामावस्था हो गई, हुआ ना। तो ये प्रक्रिया आप लोग ऐसे याद रखेगा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है क्या होता है, आपको याद हो गया, प्रथम नियम याद हो गया। अब चलिए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरे नियम में क्या होता है, इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना, संवेग का नियम भी कहा जाता है। संवेग का मतलब होता है जितना बल हम इधर लगाए उतना बल भी इधर लगा, यानी समान जो बल लगाते हैं उसे संवेग का नियम कहा जाता है। संवेग का मतलब होता है बराबर बल को क्या करना बताता है, ठीक है ना। अब देखिए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन के दो आरोपित बल, ठीक है ना, दो आरोपित बल समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्य होता है, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन, कोई पिंड बड़ा सा रखा गया है, ठीक है ना, कोई बड़ा सा एगो पत्थर रख दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें आरोपित बल समानुपाती है, उसमें हम जितना बल लगाएंगे जितना हम उसमें बल लगाएंगे उतना वो गति करेगा। अब इसको समझिए ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, अब इसको समझते हैं तब इसको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान ली कोई बड़का पिंड रख दिए, अब यहाँ से हमको क्या करेंगे, इस पर बल लगाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से वहां लेकर के हमको जाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाएंगे तो उस पर हम क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे। तो जब उस पर हम बल लगाएंगे तो हमारा बल जितना उस पर लगेगा उतना वो क्या करेगा, आगे की तरफ
परिवर्तन होगा। यानी कहने का मतलब कि हम मान लीजिए कि कोई टेबल है, उसको हम जितना जोर लगा करके ठेलेंगे उतना जोर से वो आगे की तरफ जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन के दो आरोपित बल, अगर दोनों से बल हम लगाते हैं ना, दो आरोपित बल समानुपाती होती है। एक हमारा बल और जो लगाया गया जो उस पे बल है वो भी एक हमारा ही बल है, तो इसी को दो बल कहा गया। ठीक है ना, हमारे द्वारा लगाए गए बल, जिस वस्तु पे लगा है वो बल, इसको दो बल के नाम से जाना जाता है। तो आरोपित बल समानुपाती, दोनों बल हमारे बल के समान के बराबर होता है तथा बल की दिशा में कार्य होता है और हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य होता है। ऐसा हमको पूरब पश्चिम का रखा गया है कोनो पत्थर, तो हम ठेलेंगे पश्चिम से पूरब की दिशा में जाएगा, आप पूरब से ठेलेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो इस पिंड को हम इधर से पूर्व से यदि हम ठेल रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो किधर जाएगा? पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो जितना बल हम इसमें लगाए और कितना कम बल लगाए वही बताता है संवेग। तो संवेग का कार्य होता है कि हम उस वस्तु पर कितना बल लगाए हैं और कितना बल नहीं लगाए हैं। इसको P से दर्शाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, संवेग को P से दर्शाया जाता है। P = m/v होता है। इसका अगर यदि सूत्र पूछा जाए तो संवेग का सूत्र P = m/v होता है। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया समझ में आ गई। अब देखिए इसमें इसका सूत्र क्या होता है? F = m/a। ठीक है ना, F मतलब फोर्स हो जाता है, ठीक है ना, a मतलब मास और a मतलब त्वरण हो जाता है। इसका सूत्र F = m/a होता है। अगर ये संवेग का पूछे तो P = m/v होता है। ठीक है ना, अब यहाँ इसका एसआई मात्रा क्या होता है समझिए, हमेशा ये बार बार पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। तो न्यूटन के एसआई मात्रा क्या होता है? वह केजी में होता है, हमेशा याद रखिएगा। मीटर प्रति सेकेंड -2 होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, 1 नंबर का प्रश्न बन गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बहुत मतलब लड़के ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग कभी उसको गौर किए होंगे कि जब गेंद ऊपर में उड़ता है, कोई मारता है, जब गेंद ऊपर में उड़ता है तो उस समय क्या होता है कि जो पकड़ने वाला होता है उसको जैसे पकड़ता है, उस गेंद को पकड़ने के साथ साथ पीछे की तरफ हाथ को खींचता है। यानी कहने का मतलब कि आपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है ताकि उस पर जो लगा है बल उसके विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? वो उसका बल ले रहा है। ठीक है ना, उधर से बल आ रहा है, माने कि पूरब से बल आ रहा है, वो पश्चिम की तरफ जाएगा। तो इसीलिए उस गेंद को रोकते समय पीछे की तरफ खींचता है ताकि उसमें चोट भी न लगे और ठीक वो कार्य उसके विपरीत दिशा में हो जाए। तो यही काम होता है कि जब इस दिशा में हम बल प्रयोग करेंगे तो इस दिशा में क्या होगा? वह जाएगा। आई होप कि दूसरा नियम भी समझ में आ गया। पहला और दूसरा कंप्लीट एकदम समझना दोस्तों आसान है, बशर्ते आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए, एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, जब जब क्रिकेट आप कहीं देखेंगे तो न्यूटन का दूसरा नियम याद हो जाएगा। आज जब कहीं जाएंगे घूमने फिरने मार्केट करने के लिए तो न्यूटन का प्रथम नियम याद हो जाएगा। तो दो चीज याद, बाजार में गए तो न्यूटन का प्रथम नियम, क्रिकेट खेलने गए तो न्यूटन का दूसरा नियम याद हो गया। अब तीसरा नियम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। तीसरा नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। हमेशा इसका जो कोई भी मतलब की क्रिया की जो प्रक्रिया होती है, हमेशा सदैव इसके विपरीत दिशा में ही प्रक्रिया होगी। कोई भी वस्तु हो, जब इसमें काम करेंगे ना तो इसके विपरीत दिशा में ही काम होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको एक चीज हम लिखे हैं, शायद ये समझ में नहीं आएगा लेकिन बताएंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। F21 तीर लगा है आगे की तरफ, F12 तीर लगा है पीछे की तरफ। अब ये समझ में आएगा तनी बाद में, लेकिन पहले इसके पहले हम इसको समझते हैं, तब इसको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका पहला उदाहरण लीजिए, बंदूक से गोली निकलना। ठीक है ना, बंदूक चलाते हैं तो देखिएगा, बंदूक चलाने वाला बड़ी सावधानी से चलाता है। ठीक है ना, अब कोनो गांव का व्यक्ति कोनो दे देगा बंदूक चलाने के लिए तो वो तो पूरा मारेगा कि जितना उसमें गोली रहेगा सब बिना लाइने से पूरा दम सबको एक साथ गिरा देगा। उसको क्या पता है किसको किसको मारना है, कैसे चलाना है, तो पा जाएगा। बंदूक तो पता ही है, अब सोचेगा कि सबके उससे बड़का तो हम ही हो गए, तो पूरा दम लगाकर धड़ा धड़ा पूरा दम मतलब चारों किसी को भी मार देगा। ठीक है ना, तो देखिए बंदूक से निकला हुआ जो गोली होता है, बंदूक चलाने से जो प्रक्रिया होती है, देखिएगा पहला उसका जो पीछे वाला भाग होता है अपने इस कंधे पर लगाया जाता है और तब उसको चलाया जाता है। क्यों कि देखिए जितना वो गोली उसमें से निकल करके आगे की तरफ जाएगा उसके दोगुना उसके जो उसका प्रभाव होता है पीछे की तरफ धक्का लेता है, यानी धक्का लगता है।
वही कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। हमने गोली मारा आगे की तरफ और उसका प्रभाव किधर पड़ा, पीछे की तरफ, उसका हमेशा विपरीत दिशा में क्या होता है, बल लगता है। ठीक है ना। तो इसी को कहा गया है कि बंदूक से निकला हुआ गोली आगे की तरफ जाता है, उसका प्रभाव पीछे की तरफ होता है, यानी धक्का पीछे लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुएं से पानी जब हम खींचते हैं तो मान लीजिए खूब जोर लगा के पानी खींचते हैं, पूरा जोर लगा पानी क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब पूरा जोर लगा खींचते हैं, आप बीचे में कहीं रस्सी मान लीजिए टूट गया, तब तो हम क्या धड़ाक से गिरे। ठीक है ना। जब टूट जाएगा तो क्या होगा, धड़ाक से गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या, हम पूरा बल लगाए थे उस पर और उसका जो रिएक्शन हुआ हमारे विपरीत दिशा में हुआ। रस्सी टूटा तो हम पीछे की तरफ, हमको आगे गिरना चाहिए तो हम पीछे गिर गए। ठीक है ना। तो यह क्या है, तृतीय नियम है। ठीक है ना। अब वही चीज यहाँ पर समझिए, जो बंदूक है, ये बंदूक से गोली निकल रहा है आगे की तरफ। ठीक है ना। बंदूक से गोली निकल रहा है आगे की तरफ और उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर समान इसका बल होना चाहिए, लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा कम बल होता है। इसीलिए हमने आगे की तरफ इसका फोर्स ज्यादा है, लेकिन पीछे की तरफ जब आएगा तो थोड़ा कम होता है। ठीक है ना। लेकिन प्रभाव डालता है, उसका फोर्स पीछे ही खींचता है, वो आगे की तरफ निकलता है। तो इसीलिए हमने F21 और F12 लिखा है, फर्स्ट और सेकेंड लिखा है। ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये दो चीज उसके एग्जाम्पल, जब भी कुआं देखेंगे आपका न्यूटन का तीसरा नियम याद हो जाएगा, और जब भी बंदूक देखेंगे तो आपका न्यूटन का तीसरा नियम याद हो जाएगा। क्लियर। बाजार करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वाहन देखेंगे तो न्यूटन का प्रथम नियम याद, क्रिकेट खेलने जाएंगे तो न्यूटन का दूसरा नियम याद, और जब जाएंगे बंदूक चलाने या कभी कुआं से पानी खींचेंगे उस समय आपका न्यूटन का तीसरा नियम याद हो जाएगा। अब बताइए, न्यूटन का तीसरा नियम याद, सब तीनों नियम याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हो गया ना। अब इसको जीवन में कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। तो आई होप कि न्यूटन का जो नियम था ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बारे में आप लोग पूरा विस्तार से जान गए। बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और सबसे आपके लिए जरूरत होगा, उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इजाजत दीजिए। हाँ, एक चीज और, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर इससे यूट्यूब से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।